वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 5 कवर अप कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। देखिए रूटीन चेकिंग क्या है और वाउचिंग क्या है। हम कभी भी गुड्स या कुछ गुड्स बॉट खरीदते हैं या फिर कुछ हम सेल करते हैं गुड की, तो हमें उन इशू और सेलर के उसमें डिस्क्रिप्शन में हमें रिसिप्ट मिलती है। अगर हम गुड परचेज करते हैं या प्राइस पेड करते हैं कुछ अलग रेलिवेंट को, हम उसको वाउचर कहते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल अटैच नहीं कर सकता एक मतलब नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बाजार में जाते हो, अगर आपको वो कोई बिल देता है तो आप उसको सीधा डस्टबिन में फेंक देते हो। गोल्ड ले लेते हो, खरीद लेते हो, उसको पहनने लग जाते हो, उसको फेंक देते हो उसके बिल का जो भी होता है। बट अगर इन फ्यूचर आपको 1-2 साल उसकी नीड होती है तो आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं रहता, तो जो वो बिल होते हैं वो कच्चा बिल भी होता है, तो वो एक एज अ वाउचर, एक एज अ रिसिप्ट काम करता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी अनहैपनिंग जो अनसर्टेन चीज़ें होंगी उनको रिकवर करने में। ठीक है, सो मीनिंग डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू JR बेटलुबी, वाउचिंग मीन टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ द आइटम अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड, वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सब्सटेनिंग अ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आप इसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। इनके बिहाफ पे हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी देखी है वाउचिंग की। सो देखिए क्या क्या है। स्क्रूटनाइजिंग ऑफ एंट्रीज विद वाउचर, जो हमारी एंट्रीज होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से चेक करते हैं। वाउचर्स वेरीफाई करते हैं कि जो हमारी एंट्रीज की ऑथेंटिसिटी है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेसिस ऑफ वाउचिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी एविडेंस होते हैं वो हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है। जब भी ऑडिटर एग्जामिन करता है हमारे रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो उसके पास अगर वाउचर है हर एक चीज़ हर एक एंट्री के, तो हमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है हमें एंट्रीज़ की, कि हमारी जो एंट्रीज हुई है वो करेक्ट है और वो सही है। जो भी हमारी रिलेटेड एंट्रीज है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज बाय गोइंग बिहाइंड द ट्रांजेक्शन। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड हुई हो, कोई भी ट्रांजेक्शन ड्यूली या फिर रिकॉर्डेड करेक्टली रिकॉर्ड करी गई है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई भी ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, या फिर जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो ड्यूली ऑथराइज्ड है एम्प्लॉय के बेसिस पे या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए एग्जामिनर को वाउचर्स की नीड पड़ सकती है। ठीक है, रूटीन चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ वाउचिंग। जो रूटीन चेकिंग है वो वाउचिंग का पार्ट है। इनफैक्ट अगर जहाँ से वाउचिंग स्टार्ट होती है वहीं से रूटीन चेकिंग स्टार्ट होती है। वन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर। जहाँ से रूटीन चेकिंग होती है वहाँ वाउचिंग स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ वाउचिंग होती है वहाँ पे रूटीन चेकिंग चालू हो जाती है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जो हमारी वाउचिंग है वो बैकबोन है ऑडिटिंग का, क्योंकि वो हेल्प करती है जो भी हमारी अनकवर सीरियस मॉल प्रैक्टिसेज और फ्रॉड है उन्हें रिकवर करने में हेल्प करती है, उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। और ऑडिटर को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल तब रहना पड़ता है, क्या पता कई लोग वाउचर्स में भी मिस फ्रॉड ना कर दे। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग। देखिए जो हमारा वाउचिंग जो हमारा रूटीन चेकिंग है वहाँ पे प्राइमरी बुक्स की एग्जामिनेशन होती है, फिगर्स देखते हैं हम, कोई भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, बट जो हमारा ऑडिटर है वो रूटीन चेकिंग में क्या करता है कि सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, कोस्ट ठीक है यानी पोस्टिंग चेक करता है और अल्टरेशन कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड जो वाउचिंग है वो ऑथेंटिसिटी है, वो एक्यूरेसी है, कि जो हमारी सिर्फ और सिर्फ चेक करना और उनको क्रॉस चेक करना, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि अमाउंट, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, बैलेंसेज, लेजर, ट्रायल बैलेंस करेक्ट है या नहीं है। तो वाउचिंग एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को जो भी कनेक्ट करते हैं बिजनेस रिलेटेड उनको रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और साथ साथ जो अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं उनको भी एग्जामिन करता है टू इंश्योर दैट कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं रिकॉर्ड हुई है बिजनेस से रिलेटेड तो उन एक्स्ट्रा आइटम्स को वो रिकॉर्ड कराता है। साथ ही साथ उन ट्रांजैक्शन के एग्जामिन करता है जो ऑथराइज है, जेन्युइन, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज टू ascertain not only the money has actually been paid away by the business but the payment has been made in respect of transaction related to the business। ज़रूरी नहीं है कि क्या पता अगर हमारे पास वाउचर हो वो ट्रांजेक्शन हुई है, क्या पता वो ट्रांजेक्शन उधारी पे है, तो उसको भी वो क्रॉस चेक करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाउचिंग का करेक्ट
ट्रांजैक्शन हो। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग एंड वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। जो वाउचिंग है उसका फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑडिटिंग, और क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी एंट्रीज की चेक करता है, और जो एक रूटीन चेकिंग है वो रिवील करता है हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। साथ ही साथ जो हमारे रेलिवेंट बिजनेस की एंट्रीज हैं या फिर बुक्स हैं अकाउंट्स के, उनको भी मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल ईयर्स के रिकॉर्ड करता है, कुछ रह ना जाए। हर एक ट्रांजेक्शन को इंश्योर करता है कि वो रेलिवेंट है, करेक्ट है हमारे प्रीवियस पर्सन के और हमारे ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड या नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी पोला, वाउचिंग इज द as a very essence of auditing, and the whole success of an audit depends on the intelligence and through which part of work is done। क्योंकि ऑडिटिंग वाउचर्स के साथ होती है और वाउचिंग के बिना ऑडिटिंग पूरी नहीं है, तो वो उसको पूरी इज्जत देता है, वो एसेंस है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जो आप इसे रीड कर लेना। नाउ इट्स वाउचर। वाउचर क्या होता है? देखिए, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो ऑथेंटिसिटी चेक करता है हमारी ट्रांजैक्शन की, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई है नहीं हुई है। अगर हम मार्केट से कुछ भी बाय कर रहे हैं और हम कुछ उनके रिसिप्ट मिल रहे हैं, तो वो एक मेमो, एक एज अ प्रूफ हो जाता है उस ट्रांजैक्शन का, जो बायर और सेलर के लिए बुक्स ऑफ एंट्रीज में मेड होंगे, तो वो दोनों के लिए कामयाब होगा। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करते हैं एज ए ट्रांजैक्शन, उसको हम वाउचर कहते हैं। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ट्रांजैक्शन का, जो हमें एक रिसिप्ट, इनवॉइस, बिल और किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे मिल सकता है। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑथर वी होम्स, अ वाउचर इज एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। According to Langston, as a documentary evidence by which the accuracy of the entries made by be sustained। ठीक है। नाउ इसकी अकॉर्डिंग करेक्टर से क्या है? जो वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, सारी एंट्रीज हमारी बुक ऑफ अकाउंट में मेड करी जाती हैं। जो वाउचर्स हैं वो एक एज ए एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट करे जाते हैं जब अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अगर वाउचर हमें डिटेल में ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है, और वाउचर हमें हेल्प भी करता है हमारे अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हुई है उनकी ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस को चेक करने के लिए। नाउ काउंट्स ऑफ वाउचर, कितने काइंड्स हैं यहाँ पे? सबसे पहले दिया हुआ प्राइमरी। जो प्राइमर है वो एक रिटर्न एविडेंस होता है जो ओरिजिनल होता है, जिसको हम इनवॉइस कहते हैं, और जो हमें पेमेंट के टाइम पे मिलता है। सब्सिडरी वाउचर कौन सा होता है? जिसकी कॉपी होती है हमारे पास, वो प्रोड्यूस कर जाता है फ्रॉम द रियल डॉक्यूमेंट, और जो ये अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होते हैं, हमारे सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन क्लियर करने के लिए होते हैं। तो इन को हम सब्सिडरी वाउचर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स के हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? जो हमारे वाउचर है वो बेसिस वाउचिंग के ऊपर डिपेंड है, तो जो ऑडिटर है वो स्क्रीन करता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बट कई बार वाउचर फेल्स भी होते हैं और फैब्रिकेटेड भी होते हैं, तो जो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो वाउचर्स को हम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का रिलेटेड नहीं कह सकते, मे बी पर्सनल वाउचर्स अगर हो स्टाफ का या फिर ऑफिसर का, तब कह सकते हैं। तो ऑडिटर को बहुत ज़रूरी है उसको एग्जामिन करना, बट उसको ज़रूरी नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट की हर एक वाउचर के साथ करे, और जो अनरिलेटेड वाउचर है बिजनेस से, जो इनकरेक्ट है, उनकी एंट्रीज हम नहीं करते, वो इनवैलिड हो जाती हैं। तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले जो वाउचर है ऑर्गेनाइजर और ऑनर से इशूड होना चाहिए। जो भी रिलेटेड बिजनेस है वाउचर है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी वाउचर है उस पर नेम होना चाहिए ऑफिसर का, पार्टनर का, एम्प्लॉय का, एंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांजैक्शन कब मेड करी गई है और बिजनेस के किस बिजनेस के थ्रू करी गई है। जो वाउचर है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, वाउचर पे डेट भी मेंशन होती है और ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है, कौन से दिन क्या कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जो वाउचर है वो कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड है क्योंकि वो सीरियली फिल्ड है, और जो भी एंट्रीज है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है। जो अमाउंट ऑफ वाउचर है वो बोथ होती है, फिगर में भी वर्ड्स में भी, और हर एक पर्सन साइन करता है जो रिसीव पेमेंट करता है और जो स्टैम्प करता है। साथ साथ रिवेन्यू स्टैम्प का एक अमाउंट लगता है जो मोर देन 500 होता है। जो वाउचर पर्सन साइन करता है वो उसके ऑथराइज हो जाता है। अगर वाउचर को कोई रिक्वायर्ड सिक्योरिटी चाहिए तो वो ऑडिटर उसे प्रोसीड कर सकता है बाय स्पेशल टिकट्स देके, उसकी पर्सनल चेकिंग करके। जो वाउचर का अमाउंट और डिस्क्रिप्शन है वो स्टडी किया जाता है कि वो बुक्स और अकाउंट्स में बिल्कुल सेम है या नहीं है, वो उसी तरह रिकॉर्डेड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। जो वाउचर्स हैं वो इंस्पेक्ट करे जा रहे हैं ऑडिटर के थ्रू, ताकि वो जो कैंसल्ड हो जाते हैं स्टैम्प वो प्रोड्यूस दोबारा ना हो। ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने स्टाफ मेंबर का, वो नहीं रखते कि जो एंट्रीज है वो वाउचर्स में चेक करेंगे या नहीं करेंगे। और जो बेसिकली जो हमारे वाउचर्स हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट पे चेक करे जाता है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है ये हमारे वाउचर्स और ओनर का, हमारे सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर्स का।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे कोई डाउट आता है ऑथेंटिसिटी में वाउचर के, तो ऑडिटर है वो टच में रहेगा पर्सन के और ऑथराइज के, तो वो सारे उनके क्लैरिफाई कर सके वो डाउट्स। जो ऑडिटर है वो एक लिस्ट भी प्रिपेयर करता है जो हमारे मिसिंग वाउचर्स है या रिसिप्ट है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है उसको, तो वो रीज़न के साथ उन मिसिंग और डिमांड कर लेता है डुप्लीकेट कॉपीज़ की, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है तो। जो टेस्ट चेकिंग है वो रिसॉर्ट करते हैं, जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाइड होता है और जो हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो भी ऑपरेट हो जाता है। जब ऑडिटिंग करते हैं वो अकाउंट्स की, तो जो हमारा ऑडिटर है वो फील करता है कि उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए वाउचर्स के बारे में, ताकि वो नोट डाउन कर सके ऑडिट बुक में और सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे सके बाद में। जो हमारे स्पेसिफिक प्रोविजंस है पार्टनरशिप में या फिर हमारे मेंबर ऑफ एसोसिएशन में, तो वो वाउचिंग के रिस्पेक्ट में होता है, और जो हमारा ऑडिटर है वो अबाइड है सारी प्रोविजंस को मेंटेन करवाने में। वाउचिंग ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक की कैसे होता है कि जो कैश बुक है फाइनेंशियल बुक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो वाउचिंग है वो ऐड करते हैं इंपॉर्टेंट, जो भी एरर और फ्रॉड्स होते हैं वो सारे उनका मिस अप्रोप्रिएशन होता है, वो सारा मैनिपुलेट करा जाता है थ्रू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जो ऑडिटर है वो सारा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता है जब हमें वो कैश को कई आइटम्स को चेक करे, तो कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट अनरिकॉर्डेड ना रह जाए और ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट हो। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको सारे सर्टेन करते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट को कि वो रिकॉर्डेड है या नहीं है, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, कोई फ्रेडुलेंट मैनर तो नहीं है, कोई फेडरल पेमेंट तो नहीं है, कोई भी अगर पेमेंट या रिसिप्ट हुई है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं है, जो कैश इन हैंड और कैश बैक है वो करेक्ट है या नहीं है। तो वो इन दोनों चीज़ को बहुत चेक करता है। सबसे पहले इसमें दो कॉलम आते हैं, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, सबसे पहले इसमें क्या आएगा देखिए, जो हमारा वाउचिंग रिसिप्ट है वो एज अ कैश बुक है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू वाउचिंग। जो हमारा पेमेंट है वो साइड बाई साइड होता रहता है, एक एविडेंस होता है वो, बट डायरेक्टली हम उसको नहीं दे सकते। तो इन्होंने कहा गया स्पाइस और पैगलर ने कि फ्रॉम द ऑडिटर पॉइंट ऑफ जो ऑपरेशन होता है वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स का वो मोर देन डिफिकल्ट है वाउचिंग ऑफ पेमेंट से, क्योंकि जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो हमारे एज अ रूल और बी ऑब्टेन्ड होते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है इंटरनल चेकिंग। इंटरनल चेकिंग में क्या आता है देखिए, जो ऑडिटर है उसको खुद को सेटिस्फाइड करना होता है कि वो ताकि इंटरनल चेक सिस्टम कर रहा है तो वो जो ऑपरेशन है वो रीजनेबली गुड हो और रिलायबल हो, तो उसको ज़्यादा सुनने की जरूरत है। जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो रिसिप्ट के टाइम पे होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, डीलिंग करते हैं, तो वो सारी उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ना हो फंड का किसी भी अननेसेसरी चीज़ के किसी भी अननेसेसरी ट्रांजेक्शन के चक्कर में। तो वो ध्यान देखता है, वो सारी एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि जो एग्जाम्पल भी दिया है कि जो वो कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके वो करता है ताकि जो इनरेगुलर है वो निकल जाए। लिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स, जो ऑडिटर है वो उसको बहुत जरूरत पड़ती है सारी रिसिप्ट्स को रिसीव करने के साथ उन्हें एग्जामिन करने की, ताकि वो सारी रिसिप्ट्स लेता है और उन्हें सेम डे पर रिकॉर्ड करके साथ ही साथ वो उनको एक रफ कैश बुक बना लेता है ताकि जब वो चेक करे दोनों साइड को वो सेम हो। रिकॉग्निशन ऑफ कैश बुक, जो हमारी ऑडिट है जब वो ऑडिटिंग स्टार्ट करता है तो वो एग्जामिन करता है रफ कैश बुक की, डेयरी की, और कंपेयर करता है कैश बुक है, ताकि जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है रिकॉर्डेड आइटम्स की वो पता चल जाए और कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इशू सिस्टम, इसमें क्या होता है जो ऑडिटर है वो पॉइंट अनदर पॉइंट को नोट करते हैं जहाँ पे जो हमारा रिसिप्ट इशूज उसमें प्रॉपर कंट्रोल चल रहा है, जो हमारी रिसिप्ट बुक है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन से एक सिस्टमेटिक मैनर से चल रही है नहीं। तो जो सारी रिसिप्ट है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, कलर काउंटर फॉली और कार्बन कॉपी होती है हर एक रिसिप्ट की। जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट बुक सेपरेटली मेंटेन करी जाती है। जो पर्टिकुलर रिसिप्ट होती हैं डेट अमाउंट नेम उसमें सब मेंशन होता था क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्डेड होती हैं। जो भी ब्लैंक रिसिप्ट होती हैं कस्टडी में ऑथराइज कर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हमारा स्टाफ होता है। सारे रिसिप्ट साइंड होते हैं हमारे ऑथराइज मेंबर में जो हमारा स्टाफ पे होता है। कोई भी अदर साइन नहीं चलेगा एक्सेप्ट हमारे ऑथराइज का, कोई भी हम किसी पर्सन का नहीं लेंगे, ना ही मैनेजर, ना ही सिक्योरिटी, ना ही होम मिनिस्टर, ना ही प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज ऑफिशियल। एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिसिप्ट कंपनीज का जो कैश में होता है, यूजुअली डिलीवरी नोट भी बोलते हैं, तो वो प्रॉपरली साइन होने चाहिए जब हम रिटर्न कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। जो भी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे सिस्टम की या कीपिंग की काउंटर की, तो उन्हें ईच ओपी समझ रखना चाहिए। ठीक है। अगर कई बार कुछ रॉन्गली गलत हो जाए या फिर कैंसल्ड हो जाए तो उसको टेकन कर लेना चाहिए ताकि हम कैंसल्ड कर सकें हमारे पर्टिकुलर बुक में। बैंक डिपॉजिट सिस्टम, इसमें क्या होता है जो हमारे बैंक डिपॉजिट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे रिसिप्ट होते हैं वो आरएस पे पेइंग स्लिप में होते हैं, तो वहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है। जो बैंक पेइंग स्लिप है वो ड्यूली साइन होनी चाहिए और स्टैम्प होनी चाहिए हमारे बैंकर ऑफिसर से।
एबिडिंग बाय द रूल, जो हमारे अदर रूल्स होते हैं वो ग्रांट कर जाते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है, वो डील करते हैं हमारे बैंक से, तो सारे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है उन रूल्स को। ना कुछ आइटम्स है रिसिप्ट साइड की, डेबिट साइड की, इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया, आपको पता भी होगा, बट फिर भी हम एक फटाफट ट्रेडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले कैश सेल, जो हमारे इंटरनल चेक है उसमें कैश सेल से रिलेटेड बहुत सारी होगी, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिवनेस है इंटरनल चेक्स में वो ऑपरेट करते हैं सारी चीज़ों को। जो हमारा ऑडिटर है वो कार्बन डुप्लीकेट्स ऑफ कैश मेमोज की, समरी ऑफ कैश सेल्स की सब चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं हमारी सेल ऑब्जेक्ट और हमारी कैश एनालिसिस को, ताकि जो कैश में फ्रॉड है वो पता लग जाए और जो डिटेक्ट कर सके हमारी टीम। जो ऑडिटर है वो इमीडिएटली क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देता है अबाउट हिज मिस हैपनिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन। जो पॉसिबिलिटी है फ्रॉड और एड्स की वो हमेशा कैश में दे, क्योंकि जो हमारे अकॉर्डिंग टू वाउचिंग ऑफ सेल्स इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ परचेज, दैट्स वाई हमें कैश सेल्स के पेमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ इट्स कैश रिलीफ फ्रॉम डेटर, अगर हमारे पास नेसेसरी है अनएंश्योर, तो हमारे स्टाफ को इंश्योर करना चाहिए कि किन किन डेटर्स ने हमारा पैसा रिसीव वापस कर दिया है और कौन कौन सी रिसिप्ट हमें मेंटेन करनी है, और जो डेटर उनके नॉलेज में है कि उन्हें रिसिप्ट मिल गई और वो इशूड है, और वो जो कैश रिसीव हुआ है डेटर के थ्रू से वो तो वाउचर में रेफर्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो रिसिप्ट में, ताकि पता चल जाए हमारे ऑडिटर को कि वो उसका एक स्पेशल अटेंशन और डिसअलाउंट पे, ताकि कस्टमर को पता, और कोई रिटर्न बेड ऑफ वो भी क्लियर करे, ताकि जो मेथड है रेट ऑफ ग्रांटिंग का वो जल्दी हो पाए। और इसी वजह से जो हमारी अथॉरिटी है वो भी हमारे रिटर्न ऑफ और हमारे ऑथराइज मेंबर के थ्रू हट जाएगी। जो हमारी कैश और जो मिस एप्रोप्रिएशन होती है वो डेबिट बैलेंस के तौर पे ही होती है मोस्ट ऑफ द। नाउ अमाउंट रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल, जो हमारी ऑडिटर होते हैं उनको चेक करना पड़ता है कि हमारे कैश रिसीव क्या है, बिल रेलिवेंट्स क्या है, बिल क्या है, रिसीवेबल्स क्या है, तो उसको सारा कुछ देखना पड़ता है ड्यू डेट से पहले, और रिबेट करनी पड़ती है कि हमारे एक्सेप्ट्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, उसी के बेसिस पे डिडक्शन डिस्काउंट्स और बिल दे जाते हैं। जो ऑडिटर उसको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है बिल्स पर, क्योंकि वो मैच्योर्ड होते हैं नहीं होते हैं, रिसीव्ड हुए हैं नहीं हुए हैं, तो इसके बेसिस पे उसको सर्टिफाइड करना पड़ता है ऑथराइज्ड पर्सन को, और जो पेमेंट नहीं हुए हैं रिसीव्ड उसके बारे में लिखना होता है, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करता है, मेक श्योर करता है कोई डिसऑनर्ड या रिटायर्ड बिल तो नहीं है जिसको पेड नहीं हुआ हो, कोई डिस्पेंसरी, कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्या होता है, जो रिसीवेबल होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो वो डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। तो इंटरेस्ट नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट लोन एंड डिपॉजिट बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ लोन होते हैं वो बोरोड होते हैं, तो रेलिवेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो जो हमारा चेक होता है ऑडिटर होता है वो रिसीव करता है हमारे रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट को, रेलिवेंट को, ताकि जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो बैंक में हो रहा है नहीं हो रहा है, और पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहा है नहीं मिल रहा। जो हमारे 3 वाउचर्स है पोर्टफोलियो, शेयर और डिविडेंड वारंट, वो हमारे एग्जामिन में अरेंज करते हैं, और क्या होता है कि उनके थ्रू वो बैंक को नीड करते हैं, रेफर देते हैं। ठीक है, तो वो इंश्योर कर लेते हैं कि हमें क्या रिसीव और क्या नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रेंट रिसीव से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था इस वाउचर, तो वीडियो को एंड तक सुनना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 to 5 ऑल्सो, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you, have a nice day, and thank you so much for your consistent love and support.